बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कौमी सलामती के ऊपर बहुत बहस चल रही है पाकिस्तान में कि कौमी सलामती का ये मसला है, कौमी सलामती का वो मसला है। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक टीवी शो के अंदर बड़ा खुल कर कहा, उन्होंने कहा जी कौन सी आप कौमी सलामती की बात करते हैं। एक दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी खतरा थे कौमी सलामती के लिए, एक दौर था फातिमा जिन्ना साहिबा भी खतरा थी कौमी सलामती के लिए। तो इस मुल्क में जो भी लीडर बना वो उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौमी सलामती के लिए खतरा हो गया। और आज इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा यहाँ तक पाकिस्तान को हुलिया बिगाड़ दिया और यहाँ तक इस मुल्क को पहुँचा दिया कौमी सलामती के नाम के ऊपर। तो मैं अब आपको इस वीलॉग में बताता हूँ कि कौमी सलामती को खतरा किससे है और वो कौन सी हरकतें हैं जो कौमी सलामती को ले डूबी हैं। हमारी मुलाकात हुई थी जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा से। वो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते थे और सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उस मीटिंग में जनरल बाजवा साहब ज़्यादातर इकॉनमी की बातें कर रहे थे। इकॉनमी के बारे में उनका नॉलेज बड़ा सतही था। मैंने ग्रेजुएशन तक इकनॉमिक्स को पढ़ा है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जनरल साहब को उतना भी नहीं पता जितना एक FSC या ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे को पता होता है इकनॉमिक्स के बारे में या उसके इंडिकेटर्स के बारे में। लेकिन जनरल साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि जनाब मुल्क चल ही नहीं सकता अगर आपकी इकॉनमी ठीक नहीं है। आप लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, आप दुनिया में अपना मौक़िफ़ मनवा ही नहीं सकते अगर आपके पास पैसे नहीं है। कितने अरब डॉलर आपके नेशनल अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए हैं, कितने बड़े आपके रिजर्व्स हैं, वो तय करते हैं कि दुनिया में आपकी हैसियत क्या होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज अगर आपके अकाउंट्स के अंदर 7-8 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर बांग्लादेश के अकाउंट में 40 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो उनकी हैसियत आपसे बड़ी है। इंडिया के अकाउंट में अगर 600 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो उनकी हैसियत उससे भी बड़ी है। और अगर किसी मुल्क के अकाउंट के अंदर 100 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर या 1 ट्रिलियन डॉलर या 2 ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं तो उनकी हैसियत उससे भी ज़्यादा है। अब देखें, हमने अपने आप को जानबूझकर गरीब रखा है। कौमी सलामती का मसला यह है कि इस कौम के वसाइल को लूटा गया है, इस कौम की जेबें काटी गई हैं और जो पैसा कौम की तरक्की पे और आगे बढ़ने पे लगना था वो पैसा बड़े बड़े अशराफी और मगरमच्छ अपनी जेबों में डालकर ले गए। मैं एक मिसाल आपको भी बताता हूं कि कौमी सलामती के असल दुश्मन कौन है। एक्चुअली रियासत पाकिस्तान को करना क्या चाहिए और वो क्या कर रही है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं। गौहर एजाज साहब, ये एप्टेमा के सदर भी रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेसमैन भी हैं और निगरान वफाकी वजीर भी रहे हैं। इनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं कि जो फैक्ट्स इन्होंने शेयर किए वो मैं आपके सामने रख देता हूं और ये फैक्ट्स आपको हिलाकर रख देंगे कि पाकिस्तान के साथ एक्चुअली पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं। यानी इनका ये दावा है कि पाकिस्तान के अंदर, वैसे मैं आपको पहले एक ओवरऑल बता देता हूं कि पाकिस्तान में एक्चुअली कितनी बिजली पैदा होती है, कितनी बिजली हम तरसील कर सकते हैं, लोगों के घरों तक और फैक्ट्रियों तक हम पहुंचा सकते हैं, और कितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत हमने हासिल कर रखी है। ज़रूरत कितनी है, पैदा कितनी करते हैं और पहुंचा कितनी सकते हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त जो बिजली पैदा करने की सलाहियत पैदा कर रखी है वो है 43,400 मेगावाट। 43,400 मेगावाट की हमारी सलाहियत है। यानी हम अपनी बिजली जो खुद पैदा कर ले हुकूमत, इसके अलावा जो IPPs हमने बेशुमार लगा लिए वो 106 IPPs हैं। हुकूमत पैदा करती है वो अलग है, IPPs प्राइवेट कंपनीज पैदा करती हैं वो अलग है। तो हमारी जो कैपेसिटी है पैदा करने की, जो सलाहियत है वो है 43,400 मेगावाट। हम इस्तेमाल कितनी कर सकते हैं? पाकिस्तान जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हमारी जो डिमांड हो सकती है ना, मैक्सिमम जितनी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो 31,000 मेगावाट है कि 1 मिनट के लिए भी बिजली ना जाए और पूरे मुल्क की इंडस्ट्री और सारा कुछ एक वक्त में चल रहा हो सेम टाइम में, तो 31,000 मेगावाट। लेकिन ये जो साबिक वफाकी वजीर हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा जो पाकिस्तान की ज़रूरत है ना वो है 13,000 मेगावाट और ये ज़रूरत थी 2015 में, और वो कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। हुकूमत जो है वो आदाद शुमार का हेर फेर करती है। हमारी जो 13,000 मेगावाट की हमारी ज़रूरत है और सारिफीन जो है वो इससे 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। पहले मैं आपको डाटा बताता हूं कि हम कितनी बिजली एट अ टाइम सार्फिन तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी डाटा के मुताबिक हम पैदा कर सकते हैं 43,400 मेगावाट,
हमारी मैक्सिमम जरूरत हो सकती है 31,000 मेगावाट और हम मैक्सिमम पहुंचा सकते हैं 22,000 मेगावाट। इससे ज्यादा हमारी बिजली की तारें और खंभे जो हैं वो बर्दाश्त ही नहीं करते। इससे ज्यादा बिजली हम पहुंचा ही नहीं सकते, इतना सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। तो 22,000 हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन जितनी हम पहुंचा सकते हैं उससे दुगनी पैदा करने की सलाहियत हमने क्यों पैदा की, यह है अब तक का सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं कि हमने जो आईपीपीज लिए हुए हैं ना, वो कितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और हम उनसे कितनी बिजली लेते हैं, ये जरा देखिएगा। जो कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं आईपीपीज, वो 25% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं। अगर उनकी सलाहियत ना 100 मेगावाट की, तो वो 25 मेगावाट से कम पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो हमसे पैसा ले रहे हैं वो हर साल वो है 692 बिलियन से ज्यादा, 692 अरब से ज्यादा। अच्छा, इसके बाद आ रही जो हवा से बिजली पैदा करने की हमारी सलाहियत है, 50% से कम पे हम उसको चला रहे हैं और वो हमसे ले रहे हैं 175 अरब से जायद। RLNG यानी गैस से 50% से कम हम सलाहियत पे उनको चला रहे हैं, जो प्लांट्स है आईपीपीज, और वो भी 180 अरब रुपए हमसे लगभग ले रहे हैं। सोलर, और ये जो है वो 110 अरब रुपए लेके पाकिस्तान का महंगा तरीन यूनिट इस वक्त बना हुआ है सोलर का भी। 106 आईपीपीज पाकिस्तान को खा रहे हैं। गौहर एजाज साहब का ये कहना है कि हमारी बिजली के इस्तेमाल की जरूरत नहीं बढ़ी, हमारी बिजली के इस्तेमाल की जरूरत उतनी है। यानी उन्होंने कहा कि हम 13,000 मेगावाट इस्तेमाल करते थे, आज भी हमारी जरूरत तकरीबन उतनी है, इससे ज्यादा नहीं हुई। लेकिन 2015 में हम 20,000 मेगावाट की हमारी पैदावारी सलाहियत थी, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून ने धड़ इन्होंने आईपीपीज लगाए और इतने आईपीपीज लगाए कि 13,000 जो हमारी जरूरत थी और हम 20,000 पैदा करते थे, उसको पैदावार की सलाहियत को ले गए 43,400 पे। अब वो हमारी इतनी ज्यादा सलाहियत है, अब पैसे हमें उसके भी देने पड़ते हैं कैपेसिटी चार्जेस के मद में। यानी बिजली वो कारखाने पैदा करें या ना करें, हम उसको इस्तेमाल करें या ना करें, उनकी जो सलाहियत है पैदा करने की, उसके पैसे आपको उनको देने पड़ेंगे हर महीने। तो इस तरह हम जो पैसा अब दे रहे हैं सालाना, ये पहले हमें पड़ता था 200 अरब रुपया सालाना और अब हमें पड़ता है 2000 अरब रुपया सालाना। यानी 2 ट्रिलियन रुपए हम अदा कर रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस के मद में, जो हमें नहीं पहले अदा करने होते थे। यह किया हमने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। यानी जो बिजली हमें थोड़ी चाहिए थी, हमने इतनी ज्यादा पैदा करने की सलाहियत ले ली और वो महंगे वाले या हाइड्रल लगा लेते या कोई सस्ती बिजली पैदा करने का तरीकाकार रखते, वो इतने महंगे वाले यूनिट हमने लगाए और हमने उनको बाहर से बुलवाया। और ये बहुत सारे ऐसे ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की एलीट है जिनके फ्रंट मैन है और उन्होंने ये आईपीपीज लगाए हैं। ये पैसा घूम फिर के इन लोगों की जेबों में जाता है और ये अवाम की जेबों पे डाका डालते हैं। यानी बिजली पैदा नहीं कर रहे कारखाने लाके लगा दिए गए हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है। यानी 43,400 मेगावाट बिजली हमने क्या करनी है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन में इतनी बिजली चल ही नहीं सकती। हम इतनी बिजली जो इकट्ठी कर ली है, ये तो कोई बहुत ही अमीर मुल्क हो वो भी नहीं ऐसी हरकत करता। 43,400 मेगावाट हमने बिजली पैदा कर ली और लोगों तक पहुंचाने की सलाहियत है मैक्सिमम 22,000, इससे ज्यादा हम लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकते। और जो गौहर एजाज साहब हैं, उनका यह दावा है कि हमारी जरूरत 13-15 हजार से ऊपर नहीं है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है, यानी हम लोगों को उसमें से भी बिजली कम दे रहे हैं, जो पहुंचा सकते हैं वो भी नहीं पहुंचा रहे। लेकिन क्योंकि हमने बहुत सारे कारखाने लगा दिए हैं, वो कारखाने बंद पड़े रहे, वहां बिजली कभी ना बने, वहां मुलाजमीन आना भी बंद हो जाए, उसको बेशक ताला भी लगा दें, लेकिन आपने हर महीने उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसा देना। तो ये 2000 अरब रुपए आपको हर साल देने पड़ते हैं, 2 ट्रिलियन ये पैसा आपको देना पड़ता है। अब ये आप क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि ये पैसा बहुत बड़े बड़े और ताकतवर लोगों की जेबों में जा रहा है। जिस वक्त आप डैम्स बनाएंगे, जिस वक्त आप सस्ती बिजली पैदा करेंगे, तो इन आईपीपीज की जरूरत खत्म हो जाएगी, इनको फिर छुट्टी करवा दी जाएगी कि जनाब आपका मुआहदा मुकम्मल, आप जाएं। फिर इनके मुआहदे रीन्यू नहीं होंगे जैसे कि ये हुकूमत करना चाहती है और कर भी रही है। फिर ये अपने घरों को जाएंगे, फिर पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन उस सूरत में क्या होगा,
उस सूरत में आपकी जेबों पे डाका डलना बंद हो जाएगा। आपकी जेबों से आपका खून निचोड़ के जो पैसा आपका निकलता है वो इनकी बड़े बड़े डाकुओं की जेबों में नहीं जाएगा। ये है सबसे बड़ा मुद्दा। इसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। IMF निशानदेही करता है, सब निशानदेही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात को नहीं समझ रहा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए हालात बदल रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब के लिए हालात ख़राब किए जा रहे थे ना, तो 2021 में अचानक हमने देखा कि कुछ टीवी चैनल्स बड़े ब्रूटली एकदम इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। ऐसा लगता था उनको फीड्स आ रही हैं, ऐसा लगता था कि उन्हें कहा जा रहा है कि इमरान खान को दबा के रखो। एक्सीलेटर पे पूरा पाँव रख दिया था। सहाफ़ी बिल्कुल जानिबदार हो गए थे। आज कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि बड़ी ज़्यादती हो गई, इतना जुल्म बस कर दो अब। लेकिन ये वही सहाफ़ी है, अगर 2 साल पहले 2.5 साल पहले के आप इनके ट्वीट्स, आप इनके स्टेटमेंट्स निकाल के देखें तो ये इमरान खान को और उसकी पार्टी को जितनी मार पड़ रही थी उसके ऊपर ये शादियाने बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन आज जब 2-2.5 साल इमरान खान को अच्छी तरह मार के देख लिया और देखा कि वो नहीं टूट रहा, तो फिर अब इन्होंने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील करना शुरू किया। जियो न्यूज़ जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत रिपोर्टिंग करता रहा है और अब जियो ने बाकायदा रिपोर्ट्स जारी की हैं और अपने सोशल मीडिया पे उनको शेयर भी किया है। इमरान खान साहब की लगभग 1 साल की जेल, इस जेल में इमरान खान साहब ने कैसे सबको तिगनी का नाच नचाया, कैसे इमरान खान साहब नहीं टूटे, उनको नहीं तोड़ा जा सका, उनके लिए कप्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इमरान खान की फ़ोटो चलाना, उनका डायरेक्ट नाम लेना, ये पिछले 3-4 दिनों से चीज़ें हो रही हैं। इससे आप समझिए कि एक्चुअली इमरान खान सिस्टम से टूटा नहीं और अब इमरान खान के लिए सिस्टम के अंदर जगह बननी शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम जगह बना रहा है, इमरान खान ने जोर इतना लगाया है और सिस्टम क्योंकि इमरान खान को नहीं तोड़ पाया, तो अब सिस्टम के अंदर कोई और गुंजाइश बाकी नहीं है कि वो इमरान खान को मजीद दीवार के साथ लगाएं। आलमी सतह पे बहुत आवाज़ उठ रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत आवाज़ उठ रही है। इमरान खान ने बार बार डील करने से इनकार किया है, तो अब अल्टीमेटली मैंने आपको उस दिन एक बात कही थी कि सिस्टम ये फैसला कर चुका है कि इमरान खान को नहीं आने देना और पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान के बगैर हमने सिस्टम को नहीं चलने देना। तो ऐसे में शिकस्त सिस्टम को ही होनी थी क्योंकि अवाम नहीं हारा करती। मुझे एक बड़े मज़े की एक फिल्म में देख रहा था पंजाबी, उसमें वो एक डायलॉग बोलता है एक लड़का, वो थोड़ा सा मैंने एक हिस्सा देखा कहीं सोशल मीडिया पे। उसने कहा जंज जितनी मर्जी वड्डी होवे ना, पिंड तो वड्डी नहीं होती। कि यानी बारात आप जितनी मर्जी बड़ी लेकर आ जाए लेकिन वो गाँव से बड़ी कभी नहीं होती। तो एस्टेब्लिशमेंट जितनी मर्जी तगड़ी हो जाए, अवाम से तगड़ी नहीं होती, तगड़ी अवाम ही होती है सबसे ज़्यादा। तो अल्टीमेटली जो अवाम होती है वो अपना फैसला मनवा लेती है और वो फैसला मानना पड़ेगा। देखिए रियासत क्या फैसले कर रही है और रियासत को क्या फैसले करने चाहिए, यहाँ पे आकर हम फंस गए हैं। तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त रियासत को क्या करना चाहिए? मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रियासत वो इक़दाम उठा रही है जिनसे मुल्क में इस्तेहकाम आए? तो मादरत के साथ अभी तो नहीं उठा रही। नंबर 2, इदारों को तनाज़ात से निकालने की ज़रूरत है। इदारे बहुत ज़्यादा मुतनाज़े हो गए हैं चंद शख्सियात के फ़ैसलों की वजह से, मगर मौजूदा हुकूमत और इदारों के फ़ैसले मज़ीद तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं, इदारों को मज़ीद मुतनाज़े कर रहे हैं। इस वक्त अवाम में एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में उससे अवाम के अंदर लगातार बदएतमादी पैदा हो रही है। हर आने वाला फ़ैसला मज़ीद बदएतमादी पैदा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन महंगाई के अंदर लगातार इजाफा होता चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी चल नहीं रहा, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। अदलिया का किरदार बहुत अहम है। ऐसे मौके पर जब मुल्क के अंदर आईनी किस्म के बहरान पैदा हो रहे हैं तो अदलिया का एहतराम होना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत खुद और एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के फैसलों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि सहाफ़ियों के जरिए धमकियां लगाई जा रही हैं कि जो हो जाए, जो करना है कर लो, तौहीन लगानी है लगाओ, हमने अदालतों के फैसले नहीं मानने। दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा हिकमत अमली पूरे मुल्क की होनी चाहिए, तमाम सूबों की, पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। क्या वो है? नहीं। हम बिखरे हुए हैं, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे और उसके भी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। इसके अलावा इंसानी हकूक़ और शख्सी आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का एहतराम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, पामाली हो रही है। शख्सी आज़ादियों का एहतराम हो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। फिर पाकिस्तान में क्या जमहूरी रवैये हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल गैर जमहूरी रवैये हैं। ऐसा लगता है कि किसी को आवाज़ उठाने का हक ही नहीं है। आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में, अभी बंदे जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए हैं। जब दिल करता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको मर्जी उठा लो।
यानी उसके अंदर राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आप देख लेना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस बारे में, और वो तो इसको एक जंग करार दे रहे हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात ही नहीं कर रहे। वो तो बात कर रहे हैं कि जनाब जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये रियासत का रवैया नहीं होता, हुकूमत का ये रवैया नहीं होता। अगर इनकी सारी सियासत का हासिल हुसूल ये है तो फिर मैंने उस दिन भी कहा था कि फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज़ादी इज़हार राय, इससे ज़रा माहौल खुलता है। लोग जब इख्तलाफ राय करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो फिर सोल्यूशन भी निकलते हैं, थोड़ा सा माहौल खुलता है, घुटन कम होती है। लेकिन पाकिस्तान में घुटन का माहौल बना हुआ है। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लगातार पाबंदियां लग रही हैं, अरबों रुपया हुकूमत खर्च कर रही है। कभी एक्स बंद कर देते हैं, कभी फेसबुक बंद कर देते हैं, कभी किसी और प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं, कभी पाबंदियां लगा देते हैं, कभी बंदे उठा देते हैं। तो इस तरीके से बदकिस्मती से जो कुछ इस वक्त रियासत पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका उलट होना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा। चीज़ों को दुरुस्त करने की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। फिच ने एक पेशनगोई की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान जल्दी बाहर नहीं आएंगे और ये हुकूमत तकरीबन 18 माह चल जाएगी। अच्छा, इस किस्म की एक पेशकश भी मुबैना तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब तब गई है कि जनाब 2026 के शुरू में हम इलेक्शन करवा देंगे, ज़रा थोड़ा टाइम निकाल दें, 2025 के एंड में ये हुकूमत हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन इमरान खान मेरी इतला के मुताबिक किसी भी डील के ऊपर फ़िलहाल तैयार नहीं है, और 18 माह ये हुकूमत चलेगी ये तो मुमकिन लगता नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत जितना अरसा चलेगी उतना अरसा पाकिस्तान को नीचे लेकर जाएगी। ये पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले काम तो कर नहीं रही। बहुत सारी चीज़ें और भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करनी है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।